गजा में दिन पर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोजाना फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे इजराइल ने पूरी प्लानिंग के साथ गजा पर हमले किए हैं, क्योंकि अब ये खबर आ रही है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की खुराक और खाने पीने को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, जिससे वहां 90% से ज्यादा आबादी भुखमरी के कगार पर पहुंच गई है। पेश है एक खास रिपोर्ट। इमदादी एजेंसियां गाजा में कहत के बढ़ते खतरे का अलर्ट दे रही हैं, क्योंकि 90% से ज्यादा आबादी खतरे में है। ये आईपीसी आलमी खुराक हिफाजती पैमाने का तीसरा लेवल है। लेवल 5 को कहत के रूप में दर्जा बंद किया गया है। गजा में 1/4 आबादी पहले से ही इसका तजुर्बा करने की वजह से इमरजेंसी के हालात में है। गजा के अंदरूनी तौर से बेघर लोगों में 15% लोग भूख के इमरजेंसी लेवल पर हैं। साउथ गजा में अब भारी तादाद में 15% आबादी खुराक की कमी की वजह से जहनी तनाव में जी रही है, जो इस दर्जाबंदी का दूसरा लेवल है। बाकी लोग मुश्किल या इमरजेंसी या भूख कहत के लेवल पर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 5 साल से कम सभी बच्चों को सही खुराक नहीं मिल रही, जिसका मतलब ये है कि सभी बेघर लोगों को जिस्मानी तौर पर खतरा है। एक डेटा के मुताबिक उनका मुस्तकबिल दाव पर है। लगभग 2.2 मिलियन शहरियों को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। तारीख में इस तरह की भूखमरी पहले नहीं देखी गई, जहां भूख को एक हथियार की शक्ल में इस्तेमाल किया गया। इजराइल ने सियासी तौर पर भूखमरी को इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि सबसे पहले इजराइल ने 9 अक्टूबर को मुहासरा किया और फौरन इस मुहासरे को लागू कर दिया, जिसका मतलब है कि उन्होंने शहरियों के लिए खुराक, पानी, ईंधन और दवा को रोक दिया। अब वो इंसानी राहत की तलाश कर रहे हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसियों से सुन रहे हैं कि इंसानी राहत गाजा के ज़्यादातर हिस्सों तक नहीं पहुंच रही है। इसकी एक वजह घेराबंदी है और ये परेशानी लगातार बनी हुई है। इससे पहले 16 साल का मुहासरा था, इसलिए जंग से पहले गाजा में आधे लोगों को पूरी तरह से खुराक दस्तयाब नहीं थी और 80% लोगों का इन्हिसार मदद पर था। इसलिए पहले से ही इजराइल ने घेराबंदी के जरिए सूरत हाल को गैर यकीनी बना दिया था। फिर जंग के दौरान मुहासरा किया, फिर उसने शहरी बुनियादी ढांचे को खत्म कर दिया। इसमें इजराइल ने अस्पतालों, स्कूलों, घरों, सड़कों को निस्ते नाबूद कर दिया। रोजमर्रा की जिंदगी अजीरन हो गई और आखिरकार खुराक के सिस्टम को खत्म किया, जिसका मतलब है इजराइल ने 22% काश्त की जमीन, 70% मछली पकड़ने वाली बोट्स को खत्म किया और मछुआरों को समुद्र की पहुंच से महरूम कर दिया। इसलिए अगर गाजा के लोग अपना पेट भरना चाहते हैं तो इजराइल उनके खुराक सिस्टम को खत्म कर रहा है। इसलिए इन सभी वजूहात को मिलाकर कहत के खतरे को देख रहे हैं। कल पूरे मुल्क ने अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम का जश्न मनाया, तो वहीं कुछ हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम इलाकों में जाकर पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर इस तरह की कई वीडियो सामने आई हैं। ऐसी ही एक वीडियो दिल्ली के जैतपुर खड्डा कॉलोनी पार्ट 2 से सामने आई, जो एक मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका माना जाता है। कल कुछ गैर मजहबी लोगों ने जैतपुर इलाके में मौजूद जामा मस्जिद के सामने खड़े होकर नारेबाजी की और खुलेआम हथियार लहराए। दिल्ली से तहजीब टीवी के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। मैं इस वक्त जैतपुर खड्डा कॉलोनी के उसी इलाके में और उसी जामा मस्जिद में मौजूद हूं, जहां पर कल एक वाकया सामने आया। कुछ अनासिर लोग दहशतगर्दी की जो है यहाँ पर वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। यहाँ पर मस्जिद के बाहर उन्होंने हथियार लहराए और कई जो है भड़काऊ नारेबाजी उन्होंने की। उसके बाद वो सारा पूरा मामला क्या रहा, जो कल से जो है सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो रही है, वही सब जानने की कोशिश हम करेंगे यहाँ के जो मुकामी लोग हैं और जो मस्जिद के खुद इमाम हैं। राम मंदिर के उद्घाटन जो हो रहा था वहाँ, तो उसको लेके कुछ रैली वगैरह निकाली होंगी। वो तो प्रशासन को मालूम होगा कि कहाँ तक उनके पास परमिशन थी, लेकिन हमारी नॉलेज के मुताबिक वो रोड वगैरह पे ही उनकी रैली होनी थी। तो कुछ 25-30 बाइक लेके लोग जो है वो अंदर मस्जिद की का जो रोड है उधर घुसे और हाथ में उनके पिस्टल वगैरह थी, कई सारों के हाथ में तलवारें थी, डंडे, और वो खूब हुड़दंग करते हुए जा रहे थे। और वो चाहते थे कि ऐसा लगता है हमें कि ये दंगा फसाद करना चाहते हैं
तो मस्जिद के सामने वो रुक गए और फिर तकरीबन 4-5 मिनट मस्जिद के सामने वो नारेबाजी करते रहे। मस्जिद में नमाज का वक्त हो रहा था, तो उनको यहाँ से कह सुन के भाई आगे भेज दिया, निकाल दिया उनको। यहाँ से चले गए। वो कोशिश की उन्होंने मस्जिद के को नुकसान पहुँचाने की या मस्जिद की तरफ गलत नारे या गलत हरकतें करने की कोशिश की, लेकिन कह सुनकर और लोगों ने जो बड़ी समझदारी से काम लिया कि ऐसी कोई हरकत होने नहीं दी और सब्र के साथ काम लिया। हम लोगों ने भी समझाया सबको। तो जिस तरीके से यहाँ इलाके के मुकामी लोगों ने एक अमन का जो है एक मुजाहिरा किया और समझदारी की जो है मिसाल देते हुए, कायम करते हुए यहाँ के उन लोगों को जो यहाँ पर उपद्रव मचाने के लिए आए थे, माहौल को बिगाड़ने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे थे, उनको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया और अब वो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि कानून इसमें अपनी जो है सही तरीके से कार्रवाई करेगा। दिल्ली से तहज़ीब टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। उत्तरी कर्नाटक इलाके के कई गांवों में मुसलमानों ने अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के मौके पर मस्जिदों के अहाते में भगवान राम की पूजा की। हुबली तालुक के हलियाला गांव में मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबरों ने 2 मस्जिदों और सैयद अली दरगाह के अहाते में भगवान राम की फोटो लगाकर दुआ की। इस अवसर पर उन्होंने गांव वालों को खाना खिलाया और भगवा रंग के कपड़े भी पहने। गडक जिले के नारकुंड तालुक के हुनासिकट्टी गांव में मुसलमानों ने होम रस्म की। रस्म गांव की मस्जिद के अहाते में की गई और प्रोग्राम में हिंदुओं ने भी हिस्सा लिया। भारत माता की फोटो पर फूल चढ़ाए। उत्तरी कर्नाटक मजहबी हम आहंगी और भाईचारे के लिए जाना जाता है। गौरतलब है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अयोध्या राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की। इस कार्यक्रम को लाखों लोगों ने अपने घरों और देश भर के मंदिरों में टीवी पर देखा। अभिषेक के बाद मोदी ने आवाम से खिताब करते हुए कहा, हमारे राम आए हैं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। रामनगरी अयोध्या की जहां कल यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम संपन्न होने के बाद आज की तस्वीर जो निकलकर सामने आई है, उसमें अकीदतमंदों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि आज आवाम के लिए राम लला के कपाट दर्शनों के लिए खोल दिए गए थे। हालांकि कपाट के खुलते ही बड़ी तादाद में राम भक्त पहुंच गए, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। आलम यह हो गया कि 22 जनवरी की रात से ही लंबी लंबी कतारें लग गईं। घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी लोगों का नंबर सुबह तक नहीं आया। सुबह 7 बजे दर्शन के लिए कपाट खोले गए और इसके बाद से बेतहाशा भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी, जिसके बाद भीड़ को बढ़ता देख मंदिर ट्रस्ट ने कपाट बंद कर दिए। आपको बता दें, राम लला के दर्शन करने के लिए देश भर से भक्तों का तांता लगा हुआ है। यही वजह है कि भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कड़े हिफाजत के इंतजाम कंट्रोल किए गए, लेकिन इसके बाद भी भीड़ पर काबू नहीं पाया गया। पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया, जिसके बाद सुबह 9 बजे के आसपास महंत ने मंदिर में दाखिला बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि राम भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दर्शन के समय को बदलने का सोचा जा रहा है। हालांकि इस बीच मंदिर में रैपिड एक्शन फोर्स भी लगा दी गई और फिलहाल जब तक भीड़ काबू नहीं हो जाती तब तक दर्शनों को बंद भी कर दिया गया है। म्यांमार के बागियों के हमले से बचकर भागे फौजियों को लेने आया प्लेन मिजोरम में क्रैश हो गया। ये प्लेन मिजोरम के लेंगपुई एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया। लैंडिंग के वक्त वो रनवे से फिसल कर खाई में गिर गया। इसकी वजह से 2 लोग जख्मी हो गए हैं, जबकि 12 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। म्यांमार में बागी और म्यांमार की फौज के बीच झड़प चल रही थी। विद्रोही भारी पड़े तो वहां से करीब 100 फौजी भागकर भारतीय सरहद में मिजोरम के लवांगतलाई जिले में आ गए थे। उन्हें वापस ले जाने के लिए ये प्लेन आया था, जो हादसे का शिकार हुआ। आपको बता दें, सैकड़ों की तादाद में म्यांमार के फौजी 2 दिन पहले सरहद पार करके मिजोरम के लवांगतलाई जिले में आए थे, क्योंकि इनके कैंपों पर अराकान आर्मी के विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था।
पश्चिमी म्यांमार में अराकान आर्मी के विद्रोहियों ने 7 दिन पहले ये दावा किया था कि उन्होंने एक जिले पर कब्जा कर लिया है। ये भारतीय सरहद के नजदीक है। पिछले साल अक्टूबर से म्यांमार की सेना के खिलाफ जातीय विद्रोहियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। अराकान आर्मी ने चीन स्टेट के पालितवा शहर पर कब्जा कर लिया। इसने टेलीग्राम पर बताया था कि पूरे शहर में फौज का भी कैंप नहीं बचा है। लोकसभा चुनाव की लहर शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बचा है। हालांकि अब तक अपोजिशन दलों के इत्तेहाद इंडिया के सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा फाइनल नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब समेत कई राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल की वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने साफ बताया है कि कांग्रेस को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ कुछ बड़े क्षेत्रों में लड़ाई का नेतृत्व क्षेत्रीय नेताओं द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि कांग्रेस अकेले लोकसभा की 300 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस की तरह बीजेपी को सीधी टक्कर कोई और नहीं दे रहा है। कोलकाता में इनेकाद एक रैली को खिताब करते हुए ममता ने कहा कि कुछ खास इलाकों को इलाकाई दलों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। कांग्रेस अकेले 300 लोकसभा सीट पर लड़ सकती है और मैं उनकी मदद करूंगी, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस का नाम लिए बगैर ममता बनर्जी ने राज्य में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत में देरी के लिए उसकी तनकीद की। उन्होंने कहा, मेरे पास बीजेपी से मुकाबला करने और उनके खिलाफ लड़ने की ताकत और आवाम की हिमायत है, लेकिन कुछ लोग सीट बंटवारे को लेकर हमारी बात नहीं सुनना चाहते। अगर आप बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते तो कम से कम उसके खाते में सीट तो मत जाने दें। इतना ही नहीं, ममता ने गठबंधन में शामिल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने पश्चिम बंगाल में 34 सालों तक लेफ्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अब मैं उन्हें इंडिया गठबंधन की बैठकों में शर्तें तय करने की कोशिश करते हुए देख रही हूं। मैं उनके साथ सहमत नहीं हो सकती, जिसके खिलाफ मैंने 34 साल तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने आगे ये भी कहा, मैंने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इंडिया सुझाया, लेकिन मैं जब मीटिंग में शामिल हुई तो देखा कि लेफ्ट दल इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ममता ने एक तरफ जहां कांग्रेस के सामने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा ऑफर रख दिया है, वहीं CPIM को लेकर अपनी नाराजगी भी साफ जाहिर कर दी है, जिसके बाद एक बार फिर से अपोजिशन इत्तेहाद में टकराव की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मंगल को गुवाहाटी में दाखिल होने से रोक दिया गया। यात्रा को रोके जाने के बाद कांग्रेस के कारकुनान गुस्से में आ गए और उन्होंने मुखालिफत करते हुए वहां लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया। कांग्रेस कारकुनान ने जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस समर्थकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी, जिसके बाद असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने बवाल पर ट्रैफिक जाम का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट BV श्रीनिवास के एक ट्वीट के जवाब में लिखा, यह असमिया तहजीब का हिस्सा नहीं है, हम एक पुरअमन सूबे हैं। ऐसी नक्सली रणनीति हमारी तहजीब से पूरी तरह अलग है। मैंने असम के DGP को ऑर्डर दिया है कि वो आपके नेता राहुल गांधी के खिलाफ भीड़ को उकसाने के लिए केस दर्ज करें। सबूत के तौर पर आप फुटेज अपने हैंडल पर डाल ही दी है। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आगे उन्होंने कहा कि आपके जरिए मचाई गई अफरा तफरी और दिशा निर्देशों की खिलाफ वर्जी के चलते अब गुवाहाटी में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया है। वहीं राहुल गांधी ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को खिताब करते हुए कहा, बजरंग दल इसी रास्ते से गया था, इसी रूट पर बीजेपी सदर JP नड्डा की रैली भी हुई। यहाँ एक बैरिकेड था, हमने बैरिकेड तोड़ दिया, लेकिन हम कानून नहीं तोड़ेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। मगर आप ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं क्योंकि हमने आपका बैरिकेड उधर देख फेंक दिया हमने। और ये कांग्रेस कार्यकर्ता की शक्ति है। आप लोग बब्बर शेर हो, आप लोग बब्बर शेर हो, अपनी शक्ति को पहचानो। इतना ही नहीं, उन्होंने CM हिमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जो यात्रा के खिलाफ कर रहे हैं उससे यात्रा का फायदा हो रहा है।
उत्तर भारत में शीतलहर और ठंड का सितम जारी है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में शीतलहर और कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। घने कोहरे के चलते फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है। वहीं भारतीय रेलवे की ट्रेनें भी अपने मुकर्रर वक्त से देरी से चल रही हैं। आज सुबह पंजाब के पटियाला और हरियाणा के अंबाला में 25 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई, जबकि यूपी के आगरा में 0 विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई। वहीं राजस्थान के जयपुर में 50 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 जनवरी तक ऐसी ही ठंड पड़ने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शदीद शीतलहर चलने के आसार जताए गए हैं। दिल्ली के मौसम की बात करें तो आज कम से कम टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर का सितम जारी है। वहीं लखनऊ का भी यही हाल है। देश भर की मौसमी सरगर्मियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। आईएमडी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह और रात को घना कोहरा छाया रह सकता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 1 या 2 जगहों पर घना कोहरा हो सकता है। वहीं उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में घने कोहरे के इम्कान हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप और सिक्किम में 1 या 2 जगहों पर और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी हल्की से कम बारिश होने के इम्कान हैं।